नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के बारे में और ये इसका 5th लेक्चर है जिसमें हम भारत की मिट्टियों के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि मिट्टी होती क्या है। तो भूमि की सबसे ऊपरी परत जिसका निर्माण कैसे होता है? चट्टानों के टूटने से। चट्टानें टूटी, उसमें वनस्पति मिली, जीव जंतु जो सड़ गल गए वो उसमें मिल जाते हैं, और जो जलवायु क्रिया है उनके द्वारा लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का रूप ले लेती है। मतलब होती भूमि की ऊपरी परत है, पर इस जो ऊपरी परत है इसके जो छोटे छोटे कण हैं ये किससे बने? चट्टानों के टूटने से बने। चट्टानें टूटी, उसमें वनस्पति मिली, जीव जंतु जब उनकी डेथ हो जाती है जीव जंतु की तो वो भी इसमें मिल जाते हैं। और जलवायु क्रिया से यहाँ मतलब है कि जैसे हवा चलती है तो मिट्टी के कण, जैसे बड़ा कण उड़ के गया तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। तो इस तरह से जलवायु क्रियाओं द्वारा लाखों वर्षों में प्रक्रिया के बाद जो निर्माण होता है उसे हम मिट्टी बोलते हैं, फिर मृदा बोलते हैं। और मृदा के अध्ययन को हम बोलते हैं पेडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मृदा का अध्ययन है। अब मृदा को हम यहाँ समझ रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं मृदा के प्रकार। तो मृदा के प्रकार में हम देखेंगे तो इसको सबसे पहले हम बांटेंगे कणों के आधार पर। क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मृदा का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है? चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है। तो इसके कण जब कभी बड़े रहे होंगे फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए, तो इस कणों के आधार पर, इसकी कणों की साइज के आधार पर हम इसको बांटेंगे। तो कणों के आधार पर जो इसका जो सबसे छोटे कण होते हैं वो होते हैं मृत्तिका के या फिर क्ले के, CLAY क्ले या फिर मृत्तिका। इसके कण सबसे छोटे होते हैं और सबसे छोटे कण होंगे तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, क्योंकि छोटे छोटे कण होंगे तो उनमें जो नमी धारण करने की क्षमता अधिक रहती है। उसके बाद अगला जो इसका आता है वो आता है सिल्ट का मतलब होता है गाद। तो गाद के कण जो होते हैं मृत्तिका से थोड़े बड़े होते हैं और इसमें नमी धारण करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे कण बड़े होते रहेंगे नमी धारण करने की क्षमता वैसे कम होती रहेगी। जैसे सिल्ट से जो थोड़े और बड़े कण होते हैं वो सैंड के होते हैं, सैंड जिसको हम बोलते हैं बालू। तो बालू के कण थोड़े बड़े हो जाते हैं, और इससे भी बड़े कण हो जाएं तो इनको हम बोलते हैं बजरी या फिर ग्रेवल या फिर बजरी। तो इसके कण सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं, मतलब इसमें नमी धारण कर ही नहीं सकती। तो ये सबसे कम उर्वरक मिट्टी होती है, इसमें फसल भी उगाना बहुत मुश्किल होता है, और सबसे अच्छी होती है मृत्तिका। तो ये तो हमने कणों के आधार पर बांटा कि मृदा के प्रकार होते हैं सिल्ट, क्ले, सैंड और ग्रेवल। तो जैसे जैसे मिट्टी के कण बढ़ते जाएंगे इनमें नमी धारण करने की क्षमता कम होती रहती है, और साथ में ह्यूमस भी कम रहता है। ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस ये डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इसमें जो ये मिट्टी है इसका कलर देखो आप, ब्राउन सा है, भूरे कलर का है। तो ह्यूमस का भी इतना मतलब है कि ये कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ, मैंने यहाँ बोला कार्बनिक पदार्थ का मतलब है जिसमें कार्बन है। और कार्बन क्या होता है? कार्बन जो वनस्पति होती है, ठीक है, जीव जंतु जो सड़ गल जाते हैं वो सब क्या, उनमें सब में क्या होता है? अधिकांश मात्रा में कार्बन होता है। जो हमारा शरीर है या फिर लकड़ी है और पेड़ पौधे हैं, ये सब क्या है? कार्बन है। तो कार्बन जो है ये सड़ गल के मिट्टी में मिलता है, और मिट्टी में मिलने के बाद एक कार्बनिक पदार्थ इस तरह का बन जाता है, तो उसी को हम ह्यूमस बोलते हैं। और ह्यूमस किसी भी मिट्टी में जब मिलता है तो उसमें नमी को बढ़ाता है, ह्यूमस नमी को बढ़ाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ह्यूमस भूरे रंग का कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी में मिलके उसकी नमी को बढ़ाता है। और जो भारतीय मिट्टी है उसमें ह्यूमस की लगभग कमी होती है, ह्यूमस कम मात्रा में इसमें पाई जाती है। तो ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है भारतीय मिट्टियों में, ये यहाँ पे नोट डाउन करके लिख लो। जो भारत की लगभग जो मिट्टियाँ हैं उनमें ह्यूमस
प्लस नाइट्रोजन, इनकी कमी पाई जाती है। और इसकी कमी पाई जाती है इसीलिए जो गांव के किसान होते हैं, अभी तो धीरे धीरे क्या होता है कि ऑर्गेनिक खेती का चलन चल रहा है। जो ऑर्गेनिक खाद होती है, जो गोबर से बनती है, केंचुओं से बनती है, तो उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं ताकि मिट्टी और अच्छी उपजाऊ हो। क्योंकि मिट्टी में ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी है तो हमें बाहर से मिलाना पड़ेगा। तो या तो उसमें ऑर्गेनिक खाद मिलाओ या फिर जो यूरिया वगैरह डालते हैं वो भी इसका एक अल्टरनेट सोर्स है, पर वो नुकसान करता है। तो आजकल काफ़ी ऑर्गेनिक खेती का चल रहा है। तो ये ध्यान रखना कि पेडोलॉजिस्ट के अध्ययन को बोलते हैं, कणों के आधार पर वर्गीकरण, और ह्यूमस का क्या काम होता है। तो इसमें कार्बनिक पदार्थ होता है, ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काम भी आता है। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अच्छा, और इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में जो जैसे मिट्टी है, तो सबसे ज़्यादा जो भारत में मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ प्रकार की पाई जाती है। जलोढ़ प्रकार की मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उससे कम पाई जाती लाल मिट्टी, लाल मृदा, फिर उससे कम काली, और उससे कम लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। इनके बारे में समझेंगे हम ये किस किस प्रकार है। पर ये ध्यान रखो कि जलोढ़ मृदा सबसे ज़्यादा है भारत में, फिर जलोढ़ के बाद लाल, फिर काली, फिर लेटेराइट। तो इस तरह से कभी ऑर्डर भी पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। और मिट्टी के पीएच की बात करें, पीएच, मिट्टी का जो पीएच होता है वो 6 से 7 होता है, 6 से 7। पीएच को मैं यहाँ पे समझाऊँ तो एक पीएच मीटर होता है। पीएच मीटर में क्या होता है कि जैसे 7 है पीएच किसी का, तो उसको हम बोलते हैं उदासीन, मतलब ना वो अम्लीय है ना क्षारीय। जैसे 7 से पीएच कम होगा तो वो अम्लीय आ जाएगा, अम्लीय। और पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो क्षारीय आ जाएगा। तो जो मिट्टी का पीएच 6 से 7 होना चाहिए, 6 से 7 के बीच में। अगर 6 से 7 की रेंज से कम हो रहा है तो वो मिट्टी क्या है, अम्लीय है। और 7 से ज़्यादा पीएच हो रहा है तो वो मिट्टी क्षारीय है। अब इसको समझते हैं कि जैसे अपन पीएच की बात कर ही लिए तो इसको समझते हैं कि जैसे ये पीएच है 7 यहाँ पर है, तो 7 से कम पीएच हुआ तो मिट्टी क्या हुई, अम्लीय। 7 से ज़्यादा पीएच हुआ तो मिट्टी हुई क्षारीय। अब दोनों ही प्रकार की जो मृदा है उसमें खेती करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर अम्लीय प्रकृति होगी तो जो अपन ऑर्गेनिक खाद वगैरह डालते हैं या फिर जो पौधे की जड़ें होती है वो नष्ट हो जाती है, और क्षार भी नुकसान करता है। तो अगर मिट्टी अम्लीय हो जाए तो मिट्टी में क्या है, चूना मिला देते हैं। मिट्टी अगर अम्लीय हो जाए तो उसमें चूना मिला देते हैं ताकि संतुलन बना रहे। और मिट्टी क्षारीय हो जाए तो उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है, जिप्सम। उसमें क्या लिया दिया जाता है, जिप्सम। तो इस तरह से ध्यान रखना कि मिट्टी अम्लीय हो तो चूना मिला दिया जाता है और क्षारीय हो तो उसमें जिप्सम मिला दिया जाता है। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी बोलते हैं। तो ये हमने समझा। आगे और मिट्टी के प्रकारों की बात करें, आगे देखते हैं मिट्टी के और भी प्रकार। तो हमने कणों के आधार पर देखा कि कणों के आधार पर मिट्टी को किस प्रकार बांटते हैं। अब हम देखेंगे कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान है इसने मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है, 8 वर्गों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और वहीं से पूरे भारत की जो कृषि के लिए जो नई नई स्कीमें आती है वो यहाँ से डेवलप की जाती है, कृषि अनुसंधान केंद्र है ये। तो इसने 8 वर्गों में भारतीय मिट्टी को बांटा है। इसमें 8 वर्ग कौन कौन से, एक तो जलोढ़ मृदा, एक काली मृदा, एक लेटराइट, उसके बाद लाल, पर्वतीय, फिर मरुस्थलीय, फिर दलदली और लवणीय मृदा। अगर भारत के नक्शे को अपन यहाँ पे रफली देखें तो इस तरह से ये मैंने नक्शा बना दिया, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो कि एक शब्द आ रहा है पर्वतीय मृदा, ये पर्वतीय मृदा। तो इसके नाम से स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पे पर्वत होंगे वहाँ पे इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। उसके बाद जलोढ़ मृदा, जलोढ़ का मतलब जो नदियों द्वारा ओढ़ कर लाई हुई जो मिट्टी होती है उसे बोलते हैं जल द्वारा ओढ़ कर लाई हुई मिट्टी, जिसको जलोढ़ बोलते हैं। तो इससे यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि जहाँ पे जल होगा मतलब जहाँ पे नदियाँ होंगी। जैसे उत्तरी भारत है, यहाँ पे नदियाँ काफ़ी है, तो यहाँ पे ये मृदा पाई जाती है। काली मृदा जो होती है वो प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। तो इस तरह से इनको हम समझेंगे।
तो हमने देखा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को बड़े बड़े 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो चलिए अब एक एक मिट्टी को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो हमने ये देखा कि भारतीय जो मिट्टी है उसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है, ये हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया। इसलिए हम ऊपर से खाद मिलाते हैं मिट्टी में ताकि फसल अच्छी हो। तो यहाँ पे ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें लिख सकते हैं अपन कि नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी रहती है इसमें। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो इसके कुछ और नाम भी है, अन्य नाम। इसको और क्या क्या बोलते हैं? इसको दोमट मिट्टी बोलते हैं, इसको कछारी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या क्या बोला आपने? नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी, अन्य नाम है दोमट और कछारी। और जहाँ पे नदियाँ होगी वहाँ पर ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब मान लो कहीं पे नदियाँ हैं, नदी बह के आई और ये अपने साथ जल लेके आई और इसके किनारों पे नई मिट्टी भी इसके साथ साथ आई। तो जो नई मिट्टी आती है, तो नई मिट्टी आएगी तो पुरानी मिट्टी पीछे खिसक जाती है, तो पीछे वाली तो पुरानी होती है, पास वाली नहीं होती है। तो जलोढ़ भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है नवीन जलोढ़, एक होती है जैसे जलोढ़ मृदा, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो नवीन जलोढ़, क्योंकि हर साल नदियाँ आती है तो अपने साथ नई मिट्टी लाती है तो उसको नवीन जलोढ़। और एक होती है पुरानी जलोढ़, जो पहले से वहाँ पिछले साल जो आई थी वो पड़ी हुई है, उसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। तो नवीन जलोढ़ जो मृदा होती है उसको बोलते हैं खादर और पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। इस तरह से ध्यान रखना कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं जबकि नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अब पुरानी चीज़ें को हम भंगार बोलते हैं तो उसको इस तरह याद रखना, बांगर। तो इस तरह से अपने आप ही खादर क्लियर हो जाएगा। तो जलोढ़ मृदा का और नाम दोमट और कछारी, और जलोढ़ मृदा नवीन और पुरानी में भी बांटा जा सकता है, इसको खादर और बांगर के रूप में। अच्छा, अब ये कहाँ कहाँ पे पाई जाती है कि हमने देखा कि जल किसके द्वारा लाया जा रहा है? नदियों द्वारा। तो नदियाँ सबसे ज़्यादा उत्तरी भाग में हैं, तो उत्तरी भाग और यहाँ पे जो ये तटवर्ती क्षेत्र है यहाँ पर इसका उपस्थिति होती है। तो उत्तरी मैदान यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है उत्तरी मैदान, और ये तटीय प्रदेश जो है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि उत्तरी मैदान प्लस में तटीय मैदान, क्योंकि मैदानों का निर्माण किससे होता है? नदियों द्वारा होता है। तो जहाँ पे नदियाँ होगी वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाएगी। अब ये किसकी खेती के लिए उपयोगी है? अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नदियाँ हैं तो जल लेके आ रही है, और ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करती है? तो हमें पता है कि धान की फसल, धान की खेती होती है, धान की खेती, या फिर और कह सकते हैं गेहूँ उगाया जा सकता है, मक्का उगाया जा सकता है। तो ये इसमें फसल बोई जाती है जलोढ़ मृदा में, जो एक प्रकार की दोमट मृदा है या फिर कछारी मृदा है। तो इस तरह से अपन ने देखा। और ये जो मिट्टी है जो जलोढ़ मृदा लाई जा रही है, मान लो ये नदियाँ कहाँ से बह के आ रही है? पर्वतों से बह के आ रही है, हिमालय से निकल रही है कुछ नदियाँ, तो पर्वतों से ऊपर से नीचे की तरफ बहती है, तो पर्वतों से बह रही है और कहाँ पर आ रही है? मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी लेके आ रही है? जलोढ़ मिट्टी। तो इस तरह से हम जलोढ़ मिट्टी को समझ सकते हैं। अगली और मिट्टी देखते हैं, अगली प्रकार की कौन सी है? अगली मिट्टी है काली मिट्टी। ये है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को हम देखें तो ये जो मिट्टी पाई जाती है इसमें हमें एक समझने वाली बात है कि ये बेसाल्ट चट्टानों से बनती है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण होता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि बेसाल्ट चट्टानें क्या है? बेसाल्ट चट्टानें सिंपल से ऐसे समझे हम कि ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, क्या निकला? लावा। अब लावा निकला तो धीरे धीरे ये लावा क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो अगर लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो जो चट्टानें बनती है उसको हम बोलते हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें। और अगर लावा जल्दी से ठंडा होता है, धीरे धीरे ना होकर जो लावा जल्दी से ठंडा हो जाए किसी कारणवश, तो उसको हम बोलते हैं बेसाल्ट चट्टानें।
बेसाल्ट चट्टान। तो एक तरह से जो बेसाल्ट चट्टान है वो आग्नेय चट्टानों का ही उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों को कैसे याद रखेंगे, इसमें एक शब्द आ रहा है अग्नि, अग्नि धातु से ये शब्द बना है आग्नेय। तो अग्नि कहाँ से होगी, क्योंकि जो लावा होता है वो गर्म होता है, काफ़ी आग होती है उसमें, तो उसी से ये आग्नेय चट्टानें बनती है। जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा हो जाता है तो जो चट्टानें बनती है वो आग्नेय चट्टानें होती है। अगर एकदम से ठंडा हो जाए तो उसे बेसाल्ट चट्टानें बोलते हैं। और वही बेसाल्ट चट्टानें जब कुछ दिनों बाद टूटती है, क्योंकि हमने देखा था कि मृदा का निर्माण कैसे होता है, चट्टानों के टूटने फूटने से वनस्पति उसमें मिलती है, जीव जंतुओं के तत्व उसमें मिलते हैं, तो मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट चट्टानें जो है वो ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद टूट फूट कर कौन सी मृदा का निर्माण करती है, काली मृदा का निर्माण करती है। तो काली मृदा हमने देखी कि किससे बन रही है, लावा से, तो इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं, और नाम इसका क्या है, लावा मृदा। और ये सबसे अच्छी होती है कपास की खेती के लिए, तो ये कपासीय मृदा भी बोलते हैं इसको, कपासी मृदा, इसको कपासीय मृदा भी बोलते हैं। और एक और इसका नाम है रेगुर मिट्टी। तो काली मृदा के नाम हमने देखे, लावा मृदा, कपासीय मृदा या कपास के लिए उपयोगी, कपास की खेती सबसे अधिक होती है। और बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी है, काली मिट्टी है। और रेगुर मृदा भी इसका नाम है। अब आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो इसका एक और नाम है वो है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। एक और नाम जो महत्वपूर्ण है, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अब टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें टाइटेनियम और फेरस का मतलब होता है आयरन, तो इसमें टाइटेनियम और आयरन के गुण विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट कहते हैं। और इस मिट्टी की एक और खास बात है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अच्छी होती है, नमी धारण करने की क्षमता। आपने देखा होगा कि जो काली मिट्टी है, अगर आप कभी कोई हो आप में से जो गांव से बिलोंग करता हो, तो काली मिट्टी वाले जो खेत होते हैं उनमें दरारें पड़ जाती हैं जब वो सूख जाती है, क्योंकि हमने देखा कि ये नमी धारण करने की क्षमता है। तो जब मिट्टी पूरी नमी धारण कर लेती है और जब सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो अचानक सूखती है, और सूखने से उनमें दरारें पड़ जाती है बीच में। तो और ये जो क्षेत्र है ज़्यादातर कहाँ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक वाले क्षेत्र, जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, यहाँ पर मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है। और यहाँ कौन कौन से भाग है, एक तो महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में काफ़ी अधिक मात्रा में है, मुख्यतः महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। महाराष्ट्र के बाद और भी बहुत सारे, जैसे ये पूरा एमपी वाला यहाँ क्षेत्र आ गया, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक है, कर्नाटक। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र है यहाँ पर काली मृदा अधिक पाई जाती है। ऊपर क्या है, नदियों वाला क्षेत्र था तो हमने देखा जलोढ़ मृदा, और नीचे प्रायद्वीपीय भारत में मुख्यतः काली मृदा पाई जाती है। और ये जो भाग है ये दक्कन के पठार या मालवे के पठार का भाग है। यहाँ पर जो राजस्थान खत्म होता है तो यहाँ पे मालवा का पठार और फिर ये दक्कन का पठार चालू हो जाता है। तो ये भी लिख सकते हैं कि दक्कन के पठार और मालवा के पठार में ये मिट्टी पाई जाती है, दक्कन का पठार व मालवा पठार, या फिर यूं भी लिख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय पठारी भाग जो है भारत का। हमने समझ लिया था पहले वीडियो में प्रायद्वीप क्या होता है, पठार पर्वत क्या होते हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने चट्टानों को समझा कि चट्टानें आग्नेय क्या होती है, बेसाल्ट क्या। एक और नाम आता है अवसादी चट्टानें क्या होती है, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में एक नाम ध्यान रखो, अवसाद। अवसाद क्या होता है कि जैसे वनस्पतियों का कचरा हो गया या फिर जीव जंतुओं का मलबा हो गया या फिर सड़े गले अवशेष हो गए, इनको अवसाद बोलते हैं। और ये जब कहीं जम जाते हैं तो बहुत टाइम बाद धीरे धीरे वो एक रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे चट्टानों का निर्माण हो जाता है, तो उसी को हम अवसादी चट्टानें बोलते हैं। और ये अवसादी चट्टानें बाद में टाइम के साथ बदलती रहती है, और बदल के जो दूसरी चट्टानें बनती हैं उनको हम कायांतरित चट्टानें बोलते हैं, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर कायांतरित चट्टानें। कायांतरित, काया, इसमें एक शब्द आ रहा है काया, काया यानी शरीर, शरीर,
मतलब काया में अंतर हो रहा है, मतलब शरीर बदल रहा है मिट्टी इस चट्टानों का, इसलिए कायांतरित चट्टानें इनको नाम दिया गया। तो इस तरह से हमने देखा काली मिट्टी कपास के लिए उपयोगी, रेगुर लावा भी इसको बोलते हैं, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट भी इसका नाम है, और कहाँ पे पाई जाती है ये सब संभावनाएं अपने देखी। और कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी मृदा होती है कौन सी, काली मिट्टी। आगे देखते हैं अगली मृदा, और अगली मृदा है हमारी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, या फिर इसको ऐसे लिख लो लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मृदा। लाल पीली क्यों लिखा, क्योंकि जो लाल मृदा है, लाल मृदा, इसमें पानी अगर डल जाता है तो पानी जब ये अवशोषित कर लेती है तो उसके बाद इसी का रंग पीला हो जाता है, तो इसलिए इसको लाल पीली मृदा भी कहते हैं। और जो अभी हमने समझा कि कायांतरित जो चट्टानें होती है उसी से इसका निर्माण होता है, तो कायांतरित चट्टानों से निर्माण, कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और इस मिट्टी की बात करें तो इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसमें लोहा व सिलिका के तत्व पाए जाते हैं, के तत्व पाए जाते हैं, लोहा और सिलिका। अब कोई साइंस बैकग्राउंड से हो तो लोहा जो है, इसके जो ऑक्साइड होते हैं उसमें एक तत्व होता है फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड इसमें पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। तो इसका लाल रंग का जो कारण है, इसके जो लाल रंग का कारण, इसके जो लाल रंग का कारण है लोहे की प्रधानता है, इसमें लोहा पाया जाता है। और लोहे में हमको कौन सा ध्यान रखना है, फेरिक ऑक्साइड। तो अगर प्रश्न आ जाता है कि फेरिक ऑक्साइड, अच्छा लोहा यहाँ पे तत्व है आयरन, हमारा जो खून होता है वो भी लाल होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, और उसमें हीमोग्लोबिन किससे बनता है, आयरन से बनता है। तो आयरन जहाँ पे है वहाँ पे लाल शब्द को जोड़ के देखो, तो इस तरह से अपन को समझ में आएगा कि फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक में Fe आता है, तो Fe मतलब आयरन, विज्ञान में Fe जो देते हैं वो आयरन के लिए देते हैं, आयरन लोहा। तो लोहे का इसका लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, और इसमें लोहा और सिलिका के कण पाए जाते हैं, और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और कायांतरित चट्टानें कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे वर्षा की कमी होती है, तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा पाई जाती है। और कम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही कम वर्षा हो, ऐसे तो रेगिस्तान आ गया, और रेगिस्तान में तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी। मतलब कम वर्षा से तात्पर्य यह है कि बाकी के कंपेयर में कम वर्षा, जैसे सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में होती है, वैसे तो इधर जगह है चेरापूंजी और मौनीसराम वगैरह, पर किसी राज्य की तुलना में अपन देखें तो किसी राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है इंडिया में, तो वो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। अब हम देख रहे हैं कम वर्षा वाले ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर दो हमें राज्य मुख्यतः ध्यान रखने हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। यहाँ पे नीचे वाला भाग तमिलनाडु और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश, इन दोनों क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल मृदा या फिर लाल पीली मृदा। और यहाँ पर जो इसमें फसल बोई जाती है मुख्यतः वो बाजरा, इस बाजरा बोने के लिए ये लाल मृदा काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। तो इस तरह से लाल मृदा और पीली मृदा का भी प्रश्न आता है, तो उसमें भी अपन यही तथ्य ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और अगली जो मृदा है वह है मरुस्थलीय मृदा। तो मरुस्थलीय मृदा के नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि ऐसी मृदा कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थल वाले क्षेत्र में पाई जाएगी। और मरुस्थल वाले क्षेत्र में मृदा पाई जाएगी, तो अपन भारत के नक्शे को अगर देखें तो भारत में जो मरुस्थल है वो कौन सा है, थार का मरुस्थल है, मुख्यतः कहाँ है, राजस्थान में। तो जो राजस्थान वाला क्षेत्र है यहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान वाला, तो यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है ये मरुस्थलीय मृदा होती है। थोड़ी बहुत गुजरात वाले क्षेत्र में, फिर राजस्थान में, और थोड़ी बहुत यहाँ पे पंजाब हरियाणा में, तो यहाँ पर पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा के जो कण होते हैं वो मोटे कण होते हैं,
और मोटे कण होंगे तो इसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होगी, नमी धारण करने की क्षमता जो है बिल्कुल कम होगी। और मरुस्थल वाला क्षेत्र इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, और बारिश कम होगी तो वैसे भी यहाँ पर मरुस्थल वाला क्षेत्र रहेगा तो यहाँ पे वनस्पतियाँ भी कम होगी। तो ऐसी कौन सी फसल हो सकती है जो मरुस्थल में पैदा हो सकती है, तो मोटा अनाज। मोटा अनाज कौन सा होता है, जैसे ज्वार वगैरह होगी, तो उस जो ये मोटे कण वाली मृदा है, मरुस्थलीय मृदा, तो उसमें मोटा अनाज उगाया जाता है जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है। इधर जैसे खेजड़ी वाले वृक्ष है, खेजड़ी वाले वृक्ष यहाँ पे काफ़ी होते हैं। तो इस तरह ये ध्यान रखना कि मरुस्थल में पाई जाती है। और कौन सा मरुस्थल है भारत में, थार मरुस्थल, और थार का मरुस्थल तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद अगली मृदा हमें ध्यान रखनी है लवणीय मृदा। लवणीय मृदा के नाम से ही समझ में आ रहा था इसकी लवण की मात्रा होगी, लवण या फिर नमक की मात्रा अधिक होती है। कौन सी मृदा में, लवणीय मृदा में नमक या फिर लवण की मात्रा अधिक होती है। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे लवण की मात्रा अधिक होती है, तो गुजरात का जो कच्छ वाला क्षेत्र है, गुजरात का कच्छ क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा। तो ये इस तरह से भारत का रफली एक नक्शा है। तो हमने यहाँ पे देखा ये मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे हो गई मरुस्थलीय मृदा। और ये जो कच्छ वाला क्षेत्र है गुजरात का, तो यहाँ पर पाई जाती है लवणीय मृदा। और लवणीय मृदा के और भी नाम हैं, तो अन्य नाम क्या क्या है, इसको बोलते हैं रेह, या फिर कल्लर, या फिर ऊसर मृदा। तो प्रश्न यहां से ज्यादा आता है कि लवणीय मृदा को ही अपन क्या बोलते हैं, रेह मृदा, कल्लर मृदा, या फिर ऊसर मृदा। तो ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि लवणीय मृदा के और क्या क्या नाम है। तो हमने काली मिट्टी, लाल मिट्टी देख ली, लवणीय मृदा देख ली, मरुस्थलीय मृदा देख ली। अब आगे और कौन सी मिट्टी अपन को देखनी है, आगे देखते हैं लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी की एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है कि लेटराइट मिट्टी जो है ये इनसे ईंटों का निर्माण होता है। ये सबसे कम उर्वरक मिट्टी है, कम उर्वरता रखती है, और कम उर्वरता रखेगी तो इसका प्रयोग फसल में ना होकर दूसरी जगह पे किया जाता है। तो दूसरी जगह में क्या याद रखना है कि ईंटों का निर्माण करने में प्रयोग, ईंटों का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। कौन सी मृदा को, लेटेराइट मृदा को। और लेटेराइट मृदा की एक और बात हमें ध्यान रखनी है कि जहाँ पे वर्षा अधिक होती है और गर्मी भी अधिक पड़ती है, वहाँ पे ये होती है वर्षा अधिक प्लस में गर्मी भी अधिक, गर्मी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ती हो, गर्मी भी अधिक और वर्षा भी अधिक, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है लेटेराइट मृदा। और जब भी मिट्टी में, जैसे ये मान लो यहाँ पे लेटेराइट मृदा है, ये है लेटेराइट मृदा, ठीक है। अब बारिश ज़्यादा हो रही है इस वाले क्षेत्र में, तो बारिश जब ज़्यादा होती है तो मिट्टी के ऊपर क्या है, जब धीरे धीरे अंदर पानी सोख लेती है मिट्टी, और मिट्टी जब पर्याप्त पानी सोख लेती है तो जो बाकी का पानी है ऊपर जमा हो जाता है। और मान लो पानी ऊपर जमा होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, तो इससे क्या होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता होती है, उर्वरता ये एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है। और जो उपजाऊ तत्व होते हैं, यहाँ के उपजाऊ जो तत्व हैं, उपजाऊ तत्व वो बह जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं, एक प्रक्रिया बोलते हैं निच्छालन प्रक्रिया। निच्छालन प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है, निच्छालन प्रक्रिया। तो निच्छालन प्रक्रिया देखने को मिलती है लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट मिट्टी में। क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि हमने देखा कि वर्षा अधिक
वाले क्षेत्रों में ये मिलती है और जहाँ पे गर्मी अधिक हो। और वर्षा अधिक होगी तो जब जमीन पर्याप्त पानी सोख लेगी तो बाकी का पानी ऊपर बहेगा, और ऊपर बहेगा तो उपजाऊ तत्व बह जाएंगे, तो इसकी उर्वरता इसलिए ही कम हो जाती है। ठीक है। और भारत में क्षेत्रों में देखें तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है जैसे मेघालय हो गया, केरल वाला क्षेत्र, ये केरल वाला क्षेत्र हो गया, इसके ऊपर कर्नाटक, और यहाँ पर बात करें तो मेघालय, ये मेघालय वाला क्षेत्र, और यहाँ पर उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा की प्रधानता है यहाँ पर पाई जाती है। तो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा राज्य, यहाँ पे मेघालय है जिसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पे सबसे नीचे केरल जो सबसे शिक्षित राज्य है भारत का, और इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे कर्नाटक जिसमें जोग फाल है, भारत का सबसे ऊंचा फॉल है कर्नाटक में। तो इस तरह से इनको ध्यान रखना है कि लेटेराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है। अच्छा, इसमें किस चीज़ की खेती, अगर उर्वरता कम है फिर भी इसमें खेती की जाती है, वो खेती की बात करें तो इसमें इस वाले क्षेत्र में जैसे यहाँ पे इलायची की पहाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पे इलायची की खेती प्लस में कॉफ़ी व चाय की खेती की जाती है। कौन सी मृदा में, लेटेराइट मृदा में। और अगर जहाँ पे खेती नहीं होती वहाँ पर इससे ईंटों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें एक तो ये महत्वपूर्ण है कि निच्छालन प्रक्रिया ध्यान रखनी है, निच्छालन प्रक्रिया के साथ इसमें चाय कॉफ़ी की खेती की जाती है। और इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम तत्व की प्रधानता होती है। तो ये लेटेराइट मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी थी। आगे देखते हैं और कौन सी मिट्टी है। आगे 2 मिट्टी और है, एक तो पर्वतीय मिट्टी और दूसरी प्रकार की मिट्टी है दलदली मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी का नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में हमने देखा था कि मान लो ये पर्वत है तो इससे नदी नीचे आई, तो पर्वतीय मृदा को ही ये नदी बहा कर लाती है, और जब ये नदी इसके साथ जो मृदा बह के आती है वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, और टूटने के बाद इसमें जो भी वनस्पतियाँ नदी में बह के आई वो सब मिलती हैं, और ये की मृदा, इसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा बहाई लाने जाने वाली मृदा। तो पर्वतीय मृदा का कहीं ना कहीं जलोढ़ मृदा को ही पर्वतीय मृदा कहीं ना कहीं कहते हैं। पर अगर ये मिट्टियाँ पर्वतों में ही हैं दूर स्थानों पर, तो इसको हम पर्वतीय मृदा बोलेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे पर्वतीय मृदा है। तो हमने देखा है कि वहाँ के सेब बहुत फेमस है, तो सेब, नाशपाती हो गए, नाशपाती, ठीक है, नाशपाती, तो ये सब की खेती पर्वतीय मृदा में की जाती है और काफ़ी उपजाऊ होती है और वनस्पतियाँ भी काफ़ी होती है। तो इसमें यही चीज़ ध्यान रखनी है कि पर्वतीय मृदा क्या होती है। अगली मृदा है दलदली मृदा। तो दलदली मृदा का नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी मृदा जहाँ पर दलदली भूमि हो, और जहाँ पर दलदली भूमि होगी तो वहाँ पर जैविक तत्व ज़्यादा होंगे। जैविक तत्व मतलब जैसे पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु के सड़े गले अवशेष हो गए, तो वहाँ पे दलदल बन जाता है। तो ऐसी मिट्टी में वनस्पति ज़्यादा पाई जाएगी, तो इसको जैविक मृदा भी बोलते हैं, जैविक मृदा। या फिर एक और नाम इसका है, वो ध्यान रखना है, पिटमय मृदा। तो जैविक मृदा या फिर पिटमय मृदा। और दलदली भूमि है तो यहाँ पर ह्यूमस अधिक पाया जाएगा, ह्यूमस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि भारत की जो लगभग मिट्टी है उसमें ह्यूमस की कमी है, पर दलदली मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसमें ह्यूमस की प्रधानता होती है, क्योंकि दलदल है तो दलदल में वनस्पति होगी, वनस्पति होगी, जीव जंतु के अवशेष हो गए, तभी तो वहाँ दलदल का निर्माण हुआ। पानी काफ़ी अधिक है, वनस्पति के अवशेष है, तो वहाँ पे ह्यूमस की भी अधिकता होती है। तो जहाँ पर दलदल है वहीं पर ये मिट्टी पाई जाती है, जैसे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ पर दलदली भूमि काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तो ये क्षेत्र हो गया पश्चिम बंगाल,
वैसे ही यहाँ पर एक क्षेत्र है उत्तराखंड, और थोड़ा बहुत क्षेत्र केरल का भी आ जाता है, यहाँ वाला भाग केरल, क्योंकि समुद्र के पास वाला तट है तो वहाँ पर दलदल होने की संभावना रहती है। केरल, तो ये हमें ध्यान रखना है कि दलदली मृदा कहाँ पर पाई जाती है। तो केरल, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। और क्या नाम है इसका? पिटमय मृदा और जैविक मृदा। तो इस तरह से जो भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने 8 भागों में मृदा को बांटा, वो सब आपने पढ़ी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने जो पढ़ा उसमें सबसे पहले देखो, हमने बात की जलोढ़ मृदा की। तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा है उत्तरी मैदानों और तटीय क्षेत्रों में, क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई मृदा को ही हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ है उसको हम बांगर बोलते हैं, और जो नवीन जलोढ़ है उसको खादर बोलते हैं। दोमट और कछारी भी इसी को बोला जाता है। उसके बाद ये प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग है। यहाँ पर काली मिट्टी, इसको लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि ये बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो ये दो प्रकार की मिट्टी यहाँ पर हो गई। ये दलदली मिट्टी हो गई। पर्वतीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतीय मृदा बोल देते हैं। और थार वाले रेगिस्तान में मरुस्थलीय मृदा की प्रधानता है। और यहाँ पे कच्छ वाले क्षेत्र में लवणीय मृदा पाई जाती है, लवणीय मृदा। उसके बाद बची एक लाल मृदा और एक लेटेराइट मृदा। तो लाल मृदा तो वहाँ पाई जाती है जब वर्षा कम होती है, और लेटेराइट जो मृदा है वो वहाँ पाई जाती है जहाँ पे वर्षा अधिक हो। और वर्षा अधिक होती है तो वहाँ पे एक प्रक्रिया होती है निश्चालन प्रक्रिया भी हमने देखा। ठीक है, तो इस तरह से पूरी 8 मृदा को हम यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। और अब मिट्टी का pH 6 से 7 होता है, और pH कम होने पर अम्लीय हो जाती है, pH ज़्यादा होने पर क्षारीय हो जाती है। जब क्षारीय हो जाती है तो इसमें हम जिप्सम मिलाते हैं, और अम्लीय होती है तो किसान जो है मिट्टी में चूना मिलाते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ओवरव्यू है लेक्चर का। तो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।